हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेस्ला फिजिक्स बाय रंजीत सर। ऑब्जेक्टिव के इस नए सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत शर्मा, आप सभी का मोटिवेटर, टीचर, दोस्त जो कर लो। ठीक है, जैसा कि टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये भी ऑब्जेक्टिव में 100% स्कोर करने की कवायद हमने जो शुरू की थी उसी का एक अगला कड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फिर से कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उस ऑब्जेक्टिव में जो पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने मैं रख रहा हूं ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि आप में से कौन कौन है जो इसमें से 10 भी बना पाते हैं। ठीक है, आप टेंशन मत लो, आप बस बने रहो मेरे साथ। मैं आपको कम से कम 2500 ऑब्जेक्टिव कराने का प्रण ले चुका हूं। अगर आपने इन सभी 2500 ऑब्जेक्टिव को मेमोराइज कर लिया, समझ समझ के बना लिया, तो आपके 35 में से 35 तो आने ही आने हैं, कोई नहीं रोक सकता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस पर कार्यरत प्रति इकाई डैश महत्तम बल आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है ना, आप लोग को मैं 10 सेकंड देता हूं, आप अगर बना सके तो बनाइए, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व करूंगा और हम सब मिलकर इसका आंसर चेक करेंगे। ठीक है, तो आप स्टार्ट करें। चलिए फिर से मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन क्या है, कि किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना, उस पर कार्यरत प्रति इकाई डैश महत्तम बल आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है ना, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है ना, आप लोग पढ़े होंगे अपने क्लास में, ठीक है, कि जो हमारा बल आघूर्ण होता है, ठीक है, हमारा जो ये बल आघूर्ण होता है, ये बल आघूर्ण का फार्मूला आप क्या पढ़े हैं? किसी डाइपोल पर लगने वाले बल आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो हम लोग लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, याद होगा आपको। ठीक है, टॉर्क का सूत्र क्या होता है? पी ई साइन थीटा। ठीक है ना, और अगर आप बात करें टॉर्क का महत्तम मान, टॉर्क के मैक्सिमम वैल्यू की, तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क साइन थीटा को 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, साइन थीटा को मैक्सिमम करोगे तभी तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, तो साइन थीटा 1 लिख दोगे मैक्सिमम टॉर्क के लिए, और उस केस में मैक्सिमम टॉर्क का जो फार्मूला आएगा वो पी ई मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा? 1। ठीक है, और पीई को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पीई ही रह जाएगा, इसलिए मैं 1 को मल्टीप्लिकेशन से यहाँ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है ना, इसका आंसर क्या आएगा? पीई। ठीक है, तो ये आपका आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम बल आघूर्ण है। ठीक है ना, मैक्सिमम टॉर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मैक्सिमम बल आघूर्ण। अब आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक मैं यहाँ से पी निकालू, क्या निकालू? पी, तो ये क्या हो जाता है? महत्तम बल आघूर्ण, और बट्टा में क्या आएगा बताओ? तो विद्युत क्षेत्र आएगा। ठीक है, क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र आएगा। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ कि थोड़ा आगे लिख देता हूँ यहाँ से डिलीट करके, ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से P निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आएगा? तो ये आएगा टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब महत्तम बल आघूर्ण, और बटे में क्या चीज? तो विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आया है, ये क्या है? पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितना मैक्सिमम टॉर्क बनेगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाना है? पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर जो डैश है, इस डैश में क्या भराएगा? तो विद्युत क्षेत्र भराएगा। क्या भराएगा? विद्युत क्षेत्र आप फिल कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट करें, मैं फिर से इस पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। ठीक है, सी। चलो आंसर चेक करते हैं। तो आंसर यहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है, आंसर आंसर अच्छा आंसर, एक सेकेंड, तो आंसर यहाँ होगा। ठीक है ना, आंसर चलो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, देखो सी। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है? सी। ठीक है, जैसा कि हम लोग टिक भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है ना, धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है? कितनी बार आप लोग को याद कराया हूं मैंने। ठीक है ना, कि धातुओं का परावैद्युतांक जो होता है वो अनंत होता है। ठीक है, देखिए शून्य तो किसी का भी परावैद्युतांक हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, परावैद्युतांक किसी का भी शून्य नहीं होता। परावैद्युतांक क्या होता है? एक या एक से ज्यादा होता है। एक तो किसके लिए होता है? एयर या वैक्यूम के लिए। ठीक है ना, एक से अधिक किसी के लिए हो सकता है, और जब ये मेटल आ जाए तो उसके लिए इन्फिनिटिव आता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या टिक कर लेंगे? ये पिछले वाले वीडियोस में भी ये क्वेश्चन था ही शायद, अगर आपने ठीक से देखा हो तो। ठीक है, चलो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलो आगे बात करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 55 है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात विषुवतीय तल पर स्थित बिंदु पर एक अक्ष पर स्थित बिंदु पर यदि बिंदु अक्ष के मध्य समान दूरी पर है तो क्या होगा। ये क्वेश्चन देखिए, फिर अब मैं फिर ठीक से पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, और क्वेश्चन जब हिंदी में लिखे होते हैं तो मेरा तो खुद ही बैठ जाता है। तो छोटे विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना, यानी आइडियल डायपोल की बात कर रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात विषुवतीय तल यानी इक्वेटोरियल प्लेन पर बात कर रहा है, कोई बिंदु है, ठीक है ना, और एक बिंदु है कहाँ, एक्सियल पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा देखिए, तो मैंने आपको ये भी पढ़ा रखा है कि अगर ई, एक सेकेंड में शायद छोटा कर लूं, ठीक है, कि अगर ई एक्सिस की बात करें, ठीक है ना, ई एक्सिस की बात करें तो ये होता है 2 इंटू ई इक्वेटोरियल, ये होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो अगर आपसे पहले पूछ रहा है विषुवत रेखा का, पहले पूछ रखा है विषुवत रेखा का, यानी कि अगर आपसे ये पूछे कि ई इक्वेटोरियल और ई एक्सिस एक्सियल का क्या रेशियो आएगा, तो आप क्या इसको लिख सकते हैं, तो आप इसका लिख सकते हैं, अगर इक्वेटोरियल पहले आए तो आई थिंक ये 1:2 हो जाएगा, ठीक है। आप अगर मैथ में थोड़ा सा भी स्मार्ट है तो आपसे ये बन जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ए होने जा रहा है, ठीक है, इसका आंसर क्या होने जा रहा है, ए, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर। वही अगर आप एक बात ध्यान रखिए, ठीक है ना, कि अगर ई एक्सिस और बट्टा में इक्वेटोरियल रहता तो इसका आंसर 2:1 होता, ठीक है ना। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन का डिमांड है उसके हिसाब से ये क्या आने जा रहा है, तो ये आने जा रहा है 1:2, 1:2। चलो आंसर चेक करते हैं, ठीक है। आंसर में बी दे रखा है, ठीक है ना। अब दो ही बात है, या तो हिंदी मुझे पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी और अदरवाइज आंसर रॉन्ग दे रखा होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर ही पढ़ लेता हूँ। विषुवतीय तल पर स्थित बिंदु पर एक अक्ष पर स्थित बिंदु पर यदि बिंदु अक्ष के मध्य से समान दूरी पर होगा तो क्या होगा। देखो, इसमें आपका दिमाग लगाने की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना। आप एक ही चीज कर ले कि अगर ई एक्सिस इज टू ई इक्वेटोरियल पूछा हुआ है तो इसका आप लिखे आंसर 2:1, कितना, 2:1, ठीक है। और अगर उल्टा पूछे तो 1:2, ठीक है, ठीक है। तो फिर हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि अगर ई एक्सिस और बट्टे में ई इक्वेटोरियल पूछा तो इसका आंसर होगा 2:1, और अगर ई इक्वेटोरियल और बट्टे में ई एक्सिस दिया तो इसका अनुपात कितना होगा, 1:2, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तब कांच की छड़ पर कितना चार्ज आता है। आप देखिए कांच की छड़ पर चार्ज कर रहा है कि ये आएगा, ठीक है ना। तो कांच की छड़ पर इतना चार्ज आ रहा है तो रेशम के कपड़े पर कितना चार्ज आएगा, ठीक है ना। आप लोग जब भी हम क्लास में थे और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु से जब हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक वस्तु पर धनावेश आ जाता है तो दूसरे वस्तु पर उतना ही मात्रा में ऋणावेश आता है, न थोड़ा भी कम न थोड़ा भी ज्यादा, ठीक है ना। तो अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर आया है इतना चार्ज, कांच की छड़ पर इतना पॉजिटिव चार्ज आया है तो रेशम के कपड़े पर इतना ही आएगा बट निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो इतना ही नेगेटिव चार्ज आने के लिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। इसका आंसर तो स्पष्ट दिख रहा है कि क्या होगा, इसका आंसर बी होगा, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर क्या होना है, बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर भी चेक कर लें, इसका आंसर बी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, 58 और 59, ये तीनों क्वेश्चन है सॉल्व करके बनेंगे, ठीक है ना। ये तीनों क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करके बनेंगे। तो फिलहाल जो है मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जस्ट आपके आंसर टिक कर दूंगा, ठीक है ना। और मैं पर्सनल जितने भी ऐसे क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल टाइप है और जिसको समय की वजह से मैं यहाँ नहीं सॉल्व कर पाऊंगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे कि एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए रुकिए। हाँ चलिए, नाउ वी आर गुड टू गो, ठीक है। हाँ मेरे स्क्रीन
की सेटिंग थोड़ी सी बिगड़ गई थी तो मैंने उसे ठीक किया। चलो तो फिर क्या कर लूंगा कि मैं इसका आंसर देता हूँ, ठीक है ना, कि एक धनावेश जिसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है उस पर क्या है कि 6 माइक्रोकूलम आवेश रखा जाता है, ठीक है ना। तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व का मान क्या होगा, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ भी सॉल्व कर सकूँ, चलो सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका आंसर मैं यहाँ बता दूं, ठीक है ना। मैंने पर्सनली सब को आपके लिए सॉल्व किया है, ठीक है। और इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। तो आप एक काम करें कि इसका आंसर देख ले, ठीक है ना। इसका आंसर अभी यहाँ पर कितना होगा, ए, ठीक है। तो इसकी जो आंसर होने जा रही है वो ए होने जा रही है, ठीक है ना। मैंने सॉल्व किया है खुद से, तो आप जरा भी डाउट न करें, ठीक है ना। आप अगर मेमोरी बेस्ड स्टूडेंट है तो आप सीधे रट सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि सीधे रट्टा लगा लें इसको, ठीक है ना। क्योंकि अब मान लिया डेटा ही है, चेंज कर दे, 5 की जगह 6 दे दे तो क्या होगा, फिर आंसर चेंज हो जाएंगे। तो रटा हुआ तो ज्यादा काम नहीं आता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा कि 57, 58 और 59 ये 3 क्वेश्चन जो है मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, जहां पर इसकी डिटेल सोल्यूशन होगी, ठीक। तो अभी इसका आंसर मैं क्या लिख देता हूँ, ए, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि दो अल्फा कणों के बीच विद्युत बल का मान होगा यदि उनके बीच की दूरी 8.2 गुने 10⁻⁻15 मीटर के बराबर हो जाए तो ठीक है। तो इसका आंसर मैंने चेक किया है बना के, ठीक है ना, सॉल्व करके। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना, 14 न्यूटन। हालांकि 14 न्यूटन से थोड़ी सी कम है, 13.5 न्यूटन के आसपास, लेकिन फिर भी इसका आंसर जो यहाँ पर है 4 ऑप्शन में से वो सबसे निकट कौन सा है, ए है, ठीक है। 59 जो है, ठीक है, तो 59 क्वेश्चन छोटा है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ ही दे सकता हूँ, ठीक है ना। क्या मैं दे दूं यहाँ सॉल्यूशन या फिर इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूं, ठीक है, जैसा आप चाहें, ठीक है। चलो मैं इसका सॉल्यूशन यहीं पर कर देता हूँ। तो इसकी सॉल्यूशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि छोटा सा कलम लेता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ क्या दे रखा है कि पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, ठीक है ना। सिग्मा दोनों के क्या है, सेम, आप देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। तो सिग्मा सेम कहने का मतलब है कि, और ऊपर से ये क्या है, गोला है, इस बात का भी ध्यान रखें कि ये क्या है, गोला है। तो गोले का सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक चीज तो दिया हुआ है कि सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 के क्या है, बराबर है, ठीक है। दोनों की सिग्मा क्या है, सेम है। अब सिग्मा सेम होने का क्या मतलब होता है कि Q1 बाई 4 पाई R1 का जो स्क्वायर होगा ये सेम होगा किसके, तो Q2 बाई 4 पाई R2 के स्क्वायर का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर लें कि अगर मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूं तो ये 4 पाई, इस 4 पाई को क्या कर लेंगे, कैंसिल। कैंसिल कर लेने के बाद आपका जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से देखिए, तो यहाँ आ जाएगा Q1 बाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर एक और लाइन सॉल्व करें तो इजिली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। आपको यहाँ से क्या ही पूछा है कि Q1 और Q2 का जो है वो रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं कि ये हो जाएगा कितना, Q1 बाई Q2 होगा तो ये R1 बाई R2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसकी सॉल्यूशन यही कर दी, ठीक है ना। मैं हालांकि सेपरेट वीडियो में इसका भी मैं फिर से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना, डिटेल सॉल्यूशन 59 का। तो इसका आंसर क्या होने जा रहा है आप चेक करें, ठीक है ना। देखिए कम स्पेस के कारण आंसर ही आपको अपना दिखेगा, ठीक है ना। आई थिंक इसका आंसर बी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होने जा रहा है बाबू, आप हमें बताएं, ठीक है। तो इसका आंसर होने जा रहा है शायद बी नहीं, सॉरी, R1 बाई R2 का स्क्वायर, ए आंसर होगा, ठीक है ना। इसका आंसर बी नहीं, क्या होगा, ए होगा, ठीक है। इसका आंसर ए होगा। चलो अपन लोग देख लेते हैं आंसर को क्या है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है ए, ठीक। तो आपने अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ठीक से नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज होते हैं उसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन है कि 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कितनी हो जाए कि दोनों के बीच बल का मान 1 गुणे 10 पर पावर -3 न्यूटन के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, ठीक। बट इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए क्या चाहिए अपन को, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, और यहाँ पर एक ही चीज तो नहीं है, वो क्या है, स्पेस, ठीक है ना। तो मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो आंसर आया है वो इसका आंसर है आई थिंक 4.8 इंटू 10 टू द पावर -12। हाँ हाँ यही आंसर है, ठीक है ना। मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है ना। आपके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा जो भी न्यूमेरिकल टाइप है, और यहाँ समय के अभाव में और जगह के अभाव में, स्पेस के अभाव में मैं इसको यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा आंसर, ठीक है। मैं एक बार आंसर चेक कर लूँ, ठीक है। सर यहाँ तो बी दिख रहा है, अब क्या करूं बोलो, मैं सॉल्व करूं इसको आपके सामने। अब
मैं भी पर्सनली रट्टा मारने में यकीन नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो अब मेरे से भी ये आंसर तभी करेक्ट होगा जब क्या होगा, सॉल्व करूँ, ठीक है। तो इसका आंसर चलो भाई सॉल्व भी कर लेते हैं आपके सामने, ठीक, क्योंकि आंसर यहाँ बता रहा है बी और मैंने क्या टिक कर रखा है, ए। तो चलो कोई डाउट ना हो इसके लिए सॉल्व भी कर देते हैं। चलो चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कि अगर जगह घटे तो आप सामने सामने पेन और पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आपको यहाँ क्या दे रखा है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज की जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू के, ठीक है, ई स्क्वायर। ई क्यों, तो Q1 का भी मान आप ई लिखेंगे, Q2 का भी मान ई लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्जेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। और उनकी बीच की दूरी क्या रखा जाए, तो अपन आर रख लेते हैं, ठीक है ना। ये होगा, ठीक है। आपको यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है, तो क्या होगा बताएं हमको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू पता करना है तो के ई स्क्वायर बाई एफ, के ई स्क्वायर बाई एफ, ठीक है। देख लो के ई स्क्वायर बाई क्या होगा, एफ, ठीक है ना। आर स्क्वायर की वैल्यू, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए तो भाई आर की वैल्यू तो मिल ही जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं, ठीक है ना, पहले आर स्क्वायर की ही वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं आर स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, के की वैल्यू कितना होती है 9 इंटू 10 टू द पावर कितना 9, ठीक है, सबको याद है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और ई का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये आता है, कितना आता है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 2.56, 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38, है ना। ये हो गया कितना, के इंटू ई स्क्वायर है, ठीक है ना। और इसके बटा में आपको क्या रखना होगा, तो जो फोर्स की वैल्यू है, ठीक है ना, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, जिसको मैं सीधा सीधी -3 लिख देता हूँ, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करें और रूट निकाल लें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं चेक ही कर लूं, ठीक है, मैं चेक कर लूं, बहुत अच्छा। कितना आंसर आएगा भाई, चलो देखते हैं कितना आंसर आता है। अब देखिए ये जो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर क्या ही आएगा बताओ हमको, ठीक है। अभी जगह के कारण ही ना मैं इसको सॉल्व यहाँ करना नहीं चाहता, ठीक है, बट लेकिन चलो थोड़ा सा जगह ही बना लेते हैं, ठीक है ना। इस साइड आपके पेपर को थोड़ा इस साइड स्लाइड करते हैं, ठीक है, और इस साइड स्लाइड करके मैं कुछ जगह यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद चलो अपने ने थोड़ा सा क्या किया है, जगह बना लिया है, तो जगह बना लेने का कुछ फायदा होगा। चलो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखते हैं मैं इसको, कि चलो भाई यहाँ से एक ऐसा दीवार दे दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ कि आर स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा, तो भैया मेरे, अच्छा एक काम तो मैंने नहीं भी करता तो भी चलता, एक सेकंड रुको, ठीक है। यहाँ पर डेटा अभी ना पुट करके मैं बाद में ही पुट करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे कि कुछ कैलकुलेशंस के बच जाएंगे। जैसे यहाँ ई स्क्वायर थे ना, तो रूट निकालते समय तो फिर ई मिल ही जाएगा, तो बाद में ही रख लेंगे इसको, ठीक है। चलो यही ठीक है, सबसे अच्छा। तो चलो अब देखते हैं इसको क्या आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 12, ठीक है, इंटू में क्या ई स्क्वायर, ठीक है। ये आर की वैल्यू आई, तो सॉरी आर स्क्वायर की, तो आर यहाँ से क्या आएगा, तो रूट अंडर 9 इंटू 10 टू द पावर कितना 12 इंटू में क्या ई स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा 3, 10 पे पावर 12 का वर्गमूल क्या निकलेगा 10 पे पावर 6, और ई स्क्वायर का वर्गमूल क्या निकलेगा ई, ठीक है। अब आप क्या करें, सभी की वैल्यू पुट कर दे, ठीक है ना। 3 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू ई की वैल्यू याद है ना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। अब आप आंसर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, 4.8, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस में 13, सही में 13 ही सही है, ठीक है ना। तो इसकी आंसर क्या आएगी, एक सेकंड आप यहाँ देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस कर गए होंगे आप, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से क्या आएगा देखिए, जब आप रूट निकालेंगे तो इस 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3, 10 टू द पावर 12 का क्या आएगा 10 टू द पावर 6, और ई स्क्वायर का क्या आएगा ई, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे कि अब ई की वैल्यू पुट करेंगे तो इतना रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, इतना रखना पड़ेगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 को 1.6 से, तो कितना आएगा 4.8, और उसके बाद 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर माइनस 19, इसका अगर आप कैलकुलेट करें तो 10 टू द पावर माइनस 13 आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल रहे थे तो ये आएगा मीटर में। बोलो भाई, आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज अगर ठीक हो तो
इट्स ओके, ठीक है। मैं सॉल्यूशन यहाँ पर इसलिए नहीं करना चाहता कि वीडियो लंबा हो जाएगा और स्पेस भी नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा तो दोनों का ख्याल रखना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं ऐसे चाहता नहीं कि आप कोई भी क्वेश्चन जस्ट रट्टा लगाएं, ठीक है ना। ये अच्छे स्टूडेंट का लक्षण भी नहीं होता है कि वो जस्ट रट्टा लगाते हैं, वो क्या करते हैं कि सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मेरी भी यही आदत थी, ठीक है। तो चलो इसका आंसर, सॉरी भैया, ए नहीं होगा, इसका आंसर ही क्या होगा, बी होगा, जिसमें इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलो बी इज द राइट आंसर, ठीक। 4.8 इंटू 10⁻⁻13, इसकी ए आंसर नहीं होगी, ठीक है। आंसर क्या होगी, बी, आपने यहाँ निकाला है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 61, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई न्यूटन प्रति, क्या है, न्यूटन प्रति इकाई कूलम, ये क्या लिखे भाई, न्यूटन प्रति कूलम पूछ रखा होगा शायद, ठीक है ना, प्रिंटिंग में शायद थोड़ा सा मिस्टेक है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई न्यूटन प्रति कूलम है, ठीक है। तो न्यूटन प्रति कूलम जो होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, किसका, विद्युत क्षेत्र का, ठीक है। चलो तो इसका भी आंसर चेक किया जाए, ए आंसर है, सही है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन तो काफी फेमस है, ठीक है ना, कि यदि किसी साबुन के बुलबुला को धन आवेशित किया जाए तो उसका, उस बुलबुले की त्रिज्या क्या होगी, तो बढ़ जाएगी, ठीक है ना, उस बुलबुले की त्रिज्या क्या होगी, तो बढ़ जाएगी मेरे भाई, याद रखियो, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसका भी आंसर सही है। चलो फिर दो इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात होता है, ठीक है, वो होता है 10⁻42, कितना होता है, 10⁻42, ठीक है ना। ये भी काफी लंबा कैलकुलेशन है, ठीक है ना, इसका भी यहाँ तो नहीं ही करूंगा, ठीक है ना। आप अगर जिद भी कर रहे हैं कमेंट में तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। इसके लिए मैं, आप अगर इच्छा जाहिर करें तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूं। जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए अपन क्या करेंगे, सेपरेट वीडियो में एक एक करके या दो दो करके क्वेश्चन करते रहेंगे, ताकि वीडियो भी छोटा बने, ठीक है, और आपका काम भी बन जाए, ठीक है ना। आपका काम क्या है कि अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं तो आपने सही आंसर मार्क करना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 10⁻42, ठीक है ना। फिर दो प्रोटॉन के बीच विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो दो प्रोटॉन अगर है ना, इफ देयर आर टू प्रोटॉन्स, ठीक है ना, तो उनके बीच विद्युत बल भी कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के कारण लगता है और विद्युत बल उनके आवेश के कारण लगता है, ऑब्वियसली आप ये बात जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आंसर दे रखा है 10⁻42, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये तो गलत है, ठीक है ना। इसमें एक भी आंसर नहीं है, इसका आंसर होना चाहिए 10⁻36, ठीक है। कितना होगा इसका आंसर, 10⁻36। इसको भी मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा कि कैसे यहाँ पर एक भी आंसर सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि आंसर दिया क्या है, ठीक है। इसका आंसर दे रखा है सी, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 10⁻36, ठीक है ना, याद रखेंगे आप, ठीक है। इसको ठीक कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। दो आवेशों क्रमशः +3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम के बीच आकर्षण बल F है, ठीक है ना। यदि +3 माइक्रोकूलम आवेश पूर्व के दोनों आवेशों में जोड़ दिया जाए तो उनके बीच विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, ठीक है ना। जरा इस क्वेश्चन को देखो, मैं दो पार्ट में दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। एक पार्ट शुरू वाला है, ठीक है ना, जिसमें ये क्या रखता है, +3 माइक्रोकूलम, ठीक है, जिसमें पहला चार्ज क्या है, +3 माइक्रोकूलम, दूसरा क्या है, -3 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब इस दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, F, ठीक है ना। इस दोनों के बीच बल कितना लग रहा है, F, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये कर रहा है कि अब दोनों में ही आपको क्या करना है कि दोनों में ही +3 माइक्रोकूलम आवेश जोड़ देना है, ठीक है ना। पूर्व के दोनों आवेशों में आपको जोड़ना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि अगर यहाँ देखो +3 था, इसमें अगर और भी +3 करेंगे तो ये +6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अब +6, ये कितना हो जाएगा, +6 माइक्रोकूलम, ठीक है। और ये क्या था, आप देखो ये क्या था, ये -3 है, अगर इसमें +3 आप ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ज 0 हो गया, ठीक है। और जब दोनों में से कोई भी एक चार्ज 0 हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 0, क्या जाती है, 0, क्योंकि इसकी फार्मूला क्या है भाई, इसकी फार्मूला है KQ1Q2/R²। अब एक भी Q 0 आ गया तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसकी आंसर जो होनी है यहाँ पर, ठीक है ना, वो क्या होना है, डी, ठीक है ना। इसकी आंसर क्या हो जानी है, डी, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो देखो बीच में क्या था कि कुछ व्यस्तता के चलते मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था, ठीक है ना।
तो ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है, और इधर थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। तो हाँ, बट मैं श्योर आपको मैंने जो प्रॉमिस किया है कि ठीक है, आई विल पुट 200 and 500 क्वेश्चन बिफोर योर बोर्ड एग्जामिनेशन राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना। आपको बस क्या करना है कि उसे प्रिपेयर कर लेना है, मन से याद कर लेना है, ठीक है ना। तो फिर आपके तो 100% ऑब्जेक्टिव को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकते हैं, ठीक है ना, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो सही में 1% भी बेनिफिट करती है तो आप इसे शेयर जरूर करें, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। मैं काफी मेहनत करता हूँ आपके लिए, इतनी व्यस्त अपने टाइम से कुछ टाइम लेके आता हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर आप इसे शेयर करते हैं और ज्यादा रिच होती है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आप बच्चों को फायदा ही हो रही है, तो आप इसको कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। थैंक्स।